Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Stuti Rathi, and if you are new to my channel, so let me tell you, I passed my CA Foundation exam in just 45 days and this channel is to help you out कि कैसे prepare करना है, कैसे क्या करना है if you are struggling right now. तो ये वाली वीडियो में I am going to tell you strategies about how can you prepare accountancy. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्रीगेट को इम्प्रूव करेगा. मतलब अब जैसे 45 डेज़ बचे हैं तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे हम हमारे एग्रीगेट को इम्प्रूव करें और कैसे हम लोग क्लियर कर दें इस एग्ज़ाम को. तो पहली बात तो हमारा मेन मोटिव पास होना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि हम 300 अबव स्कोर करें. ये हमारा मेंटालिटी होनी चाहिए क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हमें वैसे ही मार्क्स आएंगे और उससे कम मार्क्स आएंगे. ये मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है अपनी लाइफ में कि जितना हम सोचते हैं उससे हमें कम मार्क्स आते हैं. तो जब मैंने भी अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा था तब मैंने 300 का एम रखा था. आई न्यू कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेज़ क्योंकि 45 डेज़ में इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा मेरे लिए 300 प्लस लाना. बट फिर जब रिज़ल्ट्स आए तो मेरे 258 स्कोर करा मैंने, तो विच इज़ अ डिसेंट स्कोर. बाकी मेरा मेन एग्रीगेट जो इम्प्रूव हुआ वो हुआ अकाउंट्स से और इकोनॉमिक्स से. तो हमारे पास भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. हर किसी का एक या दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे मेनली सब बच्चों के इकोनॉमिक्स तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो बहुत स्कोरिंग होता है और मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है वो. और बाकी मेरे लिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स था क्योंकि मैंने 12th में और 11th में अच्छे से कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ था मेरा, और तो इसीलिए वो मेरे लिए ईजी पड़ गया. तो अब अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी पे आते हैं अपन लोग. तो अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी जैसे हमारे पास 45 डेज़ ही बचे हैं. तो अब हमें की कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजीली हमसे होगा. अब जैसे हमारे सब टॉपिक्स क्या क्या है. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि 5 से 10 मार्क्स का आता है एंड विच इज़ वेरी ईजी. उसमें से मतलब थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली उसको तो जाना ही चाहिए आपको. मेनली वेटेज के हिसाब से पढ़ो क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम सब चीज़ें पढ़ सकते हैं. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो मैं बता रही हूँ वही फॉलो करना. तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको पढ़ना है, उसको अच्छे से कर लेना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन लगेंगे, उसको प्रिपेयर कर लेना. फिर आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकन्सिलेशन, स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन. तो मैं इसमें से कहूँगी कि जैसे मैंने करा था, मैंने इन्वेंट्रीज आज तक नहीं पढ़ा है, पहली बार ही CA फाउंडेशन में पढ़ा क्योंकि 11th-12th में नहीं होता है सब्जेक्ट. अभी जो कोर्स बना था तो CBSE के कोर्स में नहीं था इन्वेंट्रीज का. तो मैंने जो अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक BRS और बाकी अपना डेप्रिसिएशन, इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था क्योंकि पेपर में BRS तो आता ही आता है 10 मार्क का, नहीं करके भी 5 मार्क्स का तो आ ही जाता है. तो उसको तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही अपन को. बाद में आता है अकाउंटिंग प्रोसेस. तो उसमें लेजर, जर्नल और ये सब आता है. तो जर्नल का भी आप मान के चलो कि 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट करना ही है अपन को. तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोगों ने BRS का एक प्रिपेयर कर लिया तो उससे हमारे 10 से 15 मार्क्स प्रिपेयर हो गए. और उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हार्दिक मर्चेंदाना सर का अगर आप BRS का वन शॉट देख लोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में वो सारे आपसे बन जाएंगे. मैंने वही करा था क्योंकि मैं डिटेल स्टडी नहीं कर पा रही थी. तो फिर मैंने BRS का हार्दिक मर्चेंदाना सर से लिया क्या था, उनके वन शॉट्स यूट्यूब पे अपलोड है और वो लेजिट बहुत अच्छा है. मैं भले ही उसकी प्लेलिस्ट भी नीचे मेंशन कर दूंगी तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए. तो वो हो गया BRS का, प्रिपरेशंस तो ख़त्म हो गई अपनी. फिर आता है डेप्रिसिएशन. वो भी आप अगर कॉन्सेप्ट्स के लिए देखना चाहते हैं या उनको आपको समझना है बहुत अच्छे से तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो पराग गुप्ता सर से कर लेना आप. वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ दे देंगे. फिर उसके बाद आप हार्दिक मर्चेंदाना सर ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं तो आप उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा अभी के लिए. तो फिर जब प्रैक्टिस का टाइम आएगा तब आप उन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेना और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं अभी सॉल्व करते वक्त उनको मार्क भी करते जाइएगा ताकि वो आपके लिए ईजी पड़ जाए. जो 1.5 डेज़ आपके लिए बचेंगे तो उसमें आप उसको रिवाइज कर सकते हो. बाकी अकाउंटिंग प्रोसेस में भी हार्दिक मर्चेंदा सर, मैं उनका बार बार नाम नहीं लूँगी, वो बेस्ट टीचर है. तो आप उन्हीं को रेफ़र करना, उन्हीं को प्रेफर करना, जो भी हो सब में वही है. तो मैं तो कह रही हूँ कि मेरे 79 आए अकाउंट्स में, विच इज़ मतलब बहुत अच्छा रहा मेरे लिए. बाकी आता है फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप पेपर में 20 नंबर का आता है.
20 से 25 नंबर का पार्टनरशिप खुद ही होल्ड करते हैं। तो अगर आपने 12th में आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसमें कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको कुछ दिक्कत है। और मैं अगर कहूँ तो उसमें एक वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके था पार्टनरशिप अकाउंट्स में, तो मैं उसको समझने बैठी बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उसको छोड़ दिया। बस एक बेसिक समझ लिया कि क्या होता है उसमें, अगर कभी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हाँ, तो पार्टनरशिप में ये हुआ था कि मतलब मुझे अच्छे से आता ही था उसके एडजस्टमेंट्स, ऐसे जैसे कुछ है नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसको उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे उसमें। मुझे पार्टनरशिप पढ़ना ही नहीं पड़ा, बस मैंने उसके क्वेश्चंस रिवाइज करे और मैंने स्टडी मैट के एक बार एग्जाम्पल्स जो सॉल्व्ड थे वो देख लिए थे, और बाकी सर तो थे ही, उनसे करवा ली, उनसे क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छा हो गया। फिर फाइनल अकाउंट्स के आप वन शॉट देख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। और बाकी एनपीओ जो जिसमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, एनपीओ के लिए मैं खुद लेजिट बहुत दिक्कत आई थी मुझे। और यहाँ पर चैनल पर किसी ने कमेंट भी करा है वो यूट्यूब वीडियो पे कि एनपीओ के लिए कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, एंड विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो अगर आपने इस मोमेंट पे एक भी बार उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो। और बाकी इतना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लगा मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, बट मेरे एक भैया है तो उन्होंने मुझे दे दी थी, क्लियर कर दिया था, तो उस वजह से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के गई थी। और क्योंकि चॉइस आती है उसमें एनपीओ में और उसमें सिंगल एंट्री में, तो उन दोनों में चॉइस आती है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि क्या करना है अपन को। उस वाले क्वेश्चन में चॉइस आती है, तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आई थी जो पिछले अटैम्प्ट में था, मतलब मई वाले में जो मेरा अटैम्प्ट था, तो उसमें मैं छोड़ के आई थी वो। और बाकी मतलब इतना है नहीं, उसका आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, बट बहुत डिफिकल्ट होता है वो, बहुत टाइम टेकिंग होता है। उससे ज़्यादा बेटर मैं आपको बोलूँगी कि आप दूसरे स्कोरिंग चैप्टर्स पे फोकस करो। जैसे मैंने आपको बता दिया बीआरएस डेप्रिसिएशन पे, तो आप आंख बंद करके हार्दिक मर्चंदाना सर की आप वीडियो देख लेना, वन शॉट की उन्होंने 2 डाली होगी, तो वो आप देख लोगे तो मैं कह रही हूँ आपको उसमें कोई नहीं रोक सकता। 10 या 15 जितने भी नंबर का आता है तो वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर करवा देंगे। बाकी आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स तो अकेला 15 नंबर 20 नंबर तक का आता है। हमारे पेपर में ही एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया था और थ्योरी क्वेश्चन भी आया था उसका, मुझे जितना याद आ रहा है। तो मतलब मेरा कंपनी अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने 12th में उसे बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर कोई यहाँ पे है जिसका 12th में अच्छे से हो चुका है कंपनी अकाउंट्स, तो उसको जो नई चीज़ें आई हैं कंपनी अकाउंट्स में वो कर ले। जैसे कि वो था हमारे इसमें डिबेंचर्स का आ गया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स तो है ही हमें, पर उसका रिडेम्पशन भी आ गया था, और उसका बाकी प्रेफरेंस शेयर्स का इशू और ये सब आ गया था। तो वो मैंने सर से पढ़ लिया था तो मेरा क्लियर हो गया था। तो अब हमें सिलेक्टिव स्टडी पे पहुंचना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, क्योंकि ICI इज़ लाइक कि अब जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उसका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और जो मतलब ऐसे याद करके गया है कि ये चीज़ें करते हैं उसमें तो नहीं हो पाएगा। बाकी अकाउंट्स के पेपर में आई वुड सजेस्ट कि स्पीड मेंटेन करो। मेरा आधे घंटे पहले पेपर हो गया था और उस आधे घंटे में मुझे इन्वेंट्रीज़ का क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैंने उसका थोड़ा बहुत जितना पढ़ के गई थी, कॉन्सेप्ट समझ के गई थी, उतना अटेम्प्ट करा था, तो उसमें अच्छा रहा। स्पीड स्टार्टिंग से एंड तक सेम रहनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, इक्वल स्पीड। और मतलब बहुत कम तो प्रेजेंटेशन पे इतना ध्यान मत देना, जो लाइन सीधी सीधी आड़ी जैसी खिंचारी खींच दो उसको और फटाफट स्पीड में करो, क्योंकि एंड में टाइम नहीं बचता और पेपर छूट जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों का सुना है कि पेपर छूट गया था उनका अकाउंट्स का। इनफैक्ट मेरे सेंटर पे जो मेरे साथ एक फ्रेंड थी मेरी, वो भी जाती थी, तो उनका भी पिछला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि उनका अकाउंट्स का पेपर छूट गया था। उन्होंने बहुत धीरे धीरे करा था क्योंकि उनको जो पहले आता था उन्होंने वो नहीं करा, उन्होंने स्टार्टिंग से पेपर शुरू करा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने तो जो सबसे ज़्यादा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको पीछे से आगे करना है या आगे से पीछे, आप कोई सा भी कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस वो मेंटेन करके रखना कि जैसे 6th क्वेश्चन करो तो उसके सारे पार्ट्स एक साथ कर दिए। मैंने अपना पेपर 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करा था क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छा आता था, तो ताकि एक एग्ज़ाम जो चेकर रहेगा हमारी कॉपी का उसके ऊपर एक इम्प्रेशन जाना चाहिए कि हाँ इससे बहुत अच्छे से आता है। हमारे बेस्ट क्वेश्चंस हमने सबसे पहले अटेम्प्ट करे हैं, तो 6th वाला क्वेश्चन जो आता है कंपनी अकाउंट्स का वो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा था और उसको अपनी स्पीड में ही करा। फिर बाद में BRS करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी मैं इसको मेंशन करना भूल गई। तो BRS, रेक्टिफिकेशन, कंपनी अकाउंट्स और ये क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप अकाउंट,
तो ये चारों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। और बाकी अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज़, ये सब मैं 5 चीज़ें अगर आप ये कर लोगे तो पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उल्टा 50 से तो ऊपर मार्क्स ही लेके आओगे। तो बस यही था मेरा। तो बाकी तो मैं आपको ये प्लानर अभी अटैच कर देती हूँ नीचे सब्जेक्ट वाइज कि क्या रहेगा। 45 डेज़ की पूरी प्लानर है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके, तो मैं वो अटैच कर देती हूँ। और कुछ डाउट हो तो आप नीचे मेंशन करना। जैसे कि मैंने एनपीओ का बोला, एनपीओ के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डोंट गो फॉर इट। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि अगर पेपर में कभी इनकेस कुछ भी होता है तो आप उसको अटेम्प्ट तो कर सको थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है हर क्वेश्चन में। मैंने अपनी चेक्ड आंसर शीट्स भी मंगवाई है, तो मैं आपको वो भी शो करूँगी कि कैसे चेकिंग होती है, क्या रहता है स्टेप मार्किंग, कितनी क्या मिलती है। तो हम देखते हैं वैसा। और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे था। तो बस बाकी तो आई एंड दिस वीडियो। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और अच्छे से पढ़ना। कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसका सब आंसर दूँगी। और मेरी भी इंटर की क्लासेस शुरू होने वाली है तो फिर थोड़ा सा कम रहेगा इस चैनल पे, बट अभी तो मैं आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बना के छोड़ के दे दूँगी। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम्स पास में रहेगी तब मैं आपको और कुछ हेल्प कर पाऊँगी। बाकी इंटर के लिए भी अगर कुछ स्ट्रैटेजी मेरे पास समझ आती है मुझे, मैंने कौन से टीचर्स लिए या क्या लिए, तो वो भी मैं इस पे डाल दूँगी। बाकी तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके से प्लानिंग करके जैसा मैंने बताया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले याद करो, कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और बाकी जो कम इम्पॉर्टेंट है जिसमें चॉइस आती है, पास्ट ईयर ट्रेंड्स को समझ के उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझ लो और बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रख लो उसकी। ऐसा नहीं कि अगर एनपीओ नहीं आ रहा है तो एनपीओ पर ही हम अटके हुए हैं। मैंने ये गलती करी थी कि मुझे एनपीओ नहीं आ रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब मुझे नहीं समझ आया, फिर मैंने सेकंड टाइम पढ़ा तब भी मुझे समझ नहीं आया, मैंने थर्ड टाइम पढ़ा तब भी मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है उसमें। क्वेश्चंस लेती थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है उसमें। चौथी बार पढ़ा नहीं समझ आया, 5वीं बार फिर वो जब भैया आए तो उन्होंने मेरे को जो समझाया उसके बाद मुझे थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा ये है ये है ये है। तो भी मैं अटेम्प्ट तो नहीं करके आई वो क्वेश्चन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपना टाइम उसमें वेस्ट ना करें अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा उसे। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर तो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो फिर तो क्या ही है, उसको तो करना ही है फिर। तो बस दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड बाय बाय।